नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू हम लेके आए हैं। एम्स नॉर्सेट, सीआरपीएफ, ईएसआईसी, पीजीआई चंडीगढ़, जीएमसीएच, उत्तराखंड स्टाफ नर्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हैं विद रैशनली। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन है जहां पे हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन की, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस एमसीक्यू सेशन का। और सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच स्टेटमेंट मेड बाय द क्लाइंट वुड अलर्ट द नर्स to a possible fluid and electrolyte imbalance in an 80-year-old client being admitted to a nursing home। बहुत इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन है। सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन सा पॉसिबल कोज है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का। मरीज का उम्र जो है वो है 80 ईयर। मरीज का उम्र कितना है? 80 ईयर, और एडमिट हुआ है नर्सिंग होम के अंदर। तो कौन सी चीज जो है वो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के प्रति आपको अलर्ट करेगा? फर्स्ट ऑप्शन यहां पे कह रहा है माई स्किन इज ऑलवेज सो ड्राई। दूसरा यहां पे कह रहा है आई ऑफन यूज ए लैक्सेटिव फॉर कॉन्स्टिपेशन। थर्ड आपको यहां पे कह रहा है आई हैव ऑलवेज लाइक टू ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर। और लास्ट है आई समटाइम हैव ए प्रॉब्लम विद ड्रिबलिंग यूरिन। चार ऑप्शन यहां पे लिखे हुए हैं। कौन सा चीज, कौन सा स्टेटमेंट इंडिकेट कर रहा है कि मरीज में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट की इम्बैलेंस की पॉसिबिलिटी है? फटाफट से जवाब लिखिएगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है माई स्किन इज ऑलवेज सो ड्राई। स्किन का ड्राइनेस होना फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट का इंबैलेंस को इंडिकेट नहीं करता है, क्योंकि स्किन का ड्राइनेस जो होता है वो एनवायरमेंटल फैक्टर या मॉइस्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे खोटा हो गया। बी ऑप्शन कह रहा है आई ऑफन यूज लैक्सेटिव। क्या यूज करता है? लैक्सेटिव। लैक्सेटिव जो होता है ये डायरियल एजेंट है, तो ये डायरिया करा सकती है। कॉन्स्टिपेशन के लिए ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं, और ये क्या करवा सकती है? डायरिया। और अगर मरीज को डायरिया होगा तो मरीज को क्या हो सकता है? डिहाइड्रेशन। क्या हो सकता है? डिहाइड्रेशन। अगर मरीज को डायरिया हो रहा है तो उसको क्या हो सकता है? डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन जो है उसमें मरीज में फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी इज द करेक्ट वन। सी में कह रहा है आई ऑलवेज लाइक टू ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर, ये खोटा जवाब है। और डी ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है आई समटाइम हैव ए प्रॉब्लम विद ए ड्रिबलिंग यूरिन, तो ये भी यहाँ पे खोटा जवाब है। तो बी और सी और डी खोटे जवाब है। बी इज द करेक्ट वन। और बी में बोला गया है कि जो मरीज लैक्सेटिव यूज करता है कॉन्स्टिपेशन के लिए, उसमें फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब हो सकता है, डायरिया की वजह से ये प्रॉब्लम अकर हो सकती है। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा एक और इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और सही से जवाब देने की बिल्कुल कोशिश करिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक लाइक बटन को प्रेस नहीं किया, प्लीज प्रेस द लाइक बटन। क्वेश्चन इज आस्किंग, क्या पूछा जा रहा है? द नर्स इज रिव्यूइंग लैब रिजल्ट रिव्यू कर रहे हो, और सीरम सोडियम जो है उसका लेवल कितना है? 156 मिलीकुलेंट पर नोटेड। व्हाट चेंजेस वुड द नर्स एक्सपेक्ट? क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट करते हो कि उस मरीज में देखने को मिलेंगे? जो मरीज एग्जिबिट करेगा, जो साइन एग्जिबिट करेगा, सोडियम का लेवल है 156। नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल जो होता है वो होता है 145 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल है 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इफ इट इज लेस देन 135 द कंडीशन इज नोन एज हाइपोनेट्रीमिया। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोनेट्रीमिया। अगर ये 135 से कम है हाइपोनेट्रीमिया कहलाएगा। अगर ये 145 से ज्यादा है इसको हम हाइपरनेट्रीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरनेट्रीमिया। 145 से ज्यादा वाले को तो हाइपर, और 135 से कम वाले को हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। अब यहां पे आपको ये पूछा जा रहा है कि मरीज को हुआ है 156, तो ये कंडीशन क्या है? हाइपरनेट्रीमिया। और जब हाइपरनेट्रीमिया होता है, सोडियम का लेवल ज्यादा होता है, तो क्या क्लिनिकल साइन होंगे? फर्स्ट यहां पे बोला जा रहा है हाइपोरिफ्लेक्सिया, सेकंड यहां पे बोला जा रहा है मैनिक बिहेवियर, थर्ड है डिप्रेशन, और फोर्थ है मसल क्रैम्प। तो हाइपरनेट्रीमिया वाली कंडीशन में मरीज भी, याद रखिएगा, हाइपरनेट्रीमिया होता है, एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि मरीज भी हाइपर हो जाता है,
और हाइपर का मतलब है मरीज जो है वो मैनिक हो जाएगा। बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मैनिक बिहेवियर देखने को मिलेगा हाइपरनेट्रीमिया के अंदर, क्योंकि सोडियम जो है वो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और मरीज की कंडीशन जो है वो थोड़ी हाइपर टाइप की देखने को मिलेगी। इसको बोलते हैं हाइपर रिफ्लेक्सिया या मैनिक बिहेवियर। हाइपर रिफ्लेक्सिया नहीं होगा इसलिए खोटा जवाब है, डिप्रेशन नहीं होगा, मैनिक होगा इसलिए खोटा है, और मसल क्रैम्प जो होता है वो हाइपोनेट्रीमिया में देखने को मिलता है ना, जब सोडियम का लेवल जो है वो कम हो जाता है, 135 से कम हो जाता है, हाइपोनेट्रीमिक कंडीशन होती है, तब मसल में क्रैम्प होते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, क्या बात है। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा एक और इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश करिएगा। पूछा जा रहा है, द नर्स वुड एक्सपेक्ट टू ए क्लाइंट एडमिटेड विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। जो बीमारी है मरीज की वो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, CHF के साथ में मरीज एडमिट हुआ है, और कौन सी दवाई ट्रीटमेंट के पर्पज से यूज लेंगे। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में कौन सी ड्रग काम में लोगे आप। फर्स्ट दवाई यहाँ पे दी जा रही है फुरोसेमाइड, दैट इज लैसिक्स, जो कि एक लूप डायरेटिक है। क्या ये लूप डायरेटिक है। दूसरी दवाई यहाँ पे है पेंटोक्सीफाइलिन, जो कि वेस्कुलरिटी को बढ़ाती है, ब्लड के फ्लो को बढ़ाती है, पेरिफेरल आर्टीरियल ओक्लूसिव डिजीज PAOD में इसको काम में लिया जाता है। तीसरी दवाई है वारफेरिन, कोमोडिन के नाम से अवेलेबल है, ये एक ओरल एंटीकोएगुलेंट है। ये क्या है, एंटीकोएगुलेंट है, जो कोएगुलेशन करवाने का काम करते हैं, वो नहीं रोकते हैं, मतलब कोएगुलेशन के काम को रोकते हैं। वो ओरल फॉर्म में जो दिया जाता है वो वारफेरिन होता है, इंजेक्टेबल फॉर्म में वो हिपेरिन होता है। और मेटाक्सालोन जो है ये स्केलेक्सिन है, ये एक मसल रिलैक्सेंट है। क्या है ये, मसल रिलैक्सेंट है। तो बड़ी आसानी से आप बता सकते हो कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की ड्रग ऑफ चॉइस क्या बन सकती है। सिंपल सा कंसेप्ट है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर बॉडी के अंदर फ्लूइड जो है वो रिटेंड करता है, क्योंकि हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, तो बॉडी में फ्लूइड रिटेंड करता है, जिसकी वजह से अगर लेफ्ट साइडेड है तो पल्मोनरी सिम्टम आते हैं और राइट साइडेड है तो सिस्टमिक सिम्टम आते हैं। और इस हार्ट फेलियर वाली कंडीशन के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो है डबल डी, इसको DD बोलते हैं। एक डी जो होता है वो होता है डिजॉक्सिन, एक डी जो होता है वो कौन सा होता है, डिजॉक्सिन। दूसरा डी जो होता है वो होता है डाययूरेटिक्स। एक डी जो होता है वो होता है डिजॉक्सिन, दूसरा डी जो होता है वो होता है डाययूरेटिक। डिजॉक्सिन जो होता है वो कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को, मतलब हार्ट की पंपिंग करने की कैपेसिटी को बढ़ाती है। और डाययूरेटिक जो होती है वो बॉडी में से फ्लूइड को बाहर निकालने का काम करती है, वॉल्यूम को मिनिमाइज करती है, डिक्रीज करती है। वॉल्यूम को कम करेगी तो एडिमा ठीक होगा हार्ट फेलियर वाले मरीज में। तो एक दवाई है डिजॉक्सिन, एक है डाययूरेटिक, एक कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाएगी और दूसरी वॉल्यूम को कम करेगी, और ये दोनों दवाई कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की ड्रग ऑफ चॉइस के अंदर आती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में लिखा हुआ है फ्रूसेमाइड, जो एक लूप डाययूरेटिक है, लैसिक्स बहुत फेमस और ब्रांड नेम है, और ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की ड्रग ऑफ चॉइस बनेगी, यहाँ पे हम काम में लेंगे। बाकी आपका पेंटोक्सीफाइलिन जो कि PAOD में काम में लेते हैं, एंटीकोएगुलेंट जो कि DVT और थ्रोम्बस वाली बीमारियों में काम में लेते हैं, और मेटाक्साजोलोन जो कि मसल स्पाज में काम में लेते हैं, ये तीनों ही खोटे जवाब है। A इज द करेक्ट वन, B C O D तीनों ही खोटे जवाब है। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा एक और इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द नर्स इज असेसिंग द चार्ट ऑफ ए क्लाइंट एडमिटेड फॉर सर्जरी व्हेन एन ऑर्डर इज नोटेड टू एडमिनिस्टर एट्रोपिन 2 मिलीग्राम। क्या ऑर्डर मिला आपको, एक दवाई लगानी है मरीज को, एट्रोपिन 2 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर, प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन के रूप में आपको ये देने का ऑर्डर मिला है। 40 साल मरीज का उम्र है। क्या इनिशियल नर्सिंग एक्शन रहेगा आपका जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, मतलब मरीज है, एज ए प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन आपको एट्रोपिन लगाने का वहां पे ऑर्डर मिला है, और कितना लगाना है, 2 मिलीग्राम एट्रोपिन देना है IM। तो आप क्या इनिशियल अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन लेंगे। फर्स्ट है क्लेरिफाई करेंगे ऑर्डर को फिजिशियन के साथ में, दूसरा है एडमिनिस्टर कर देंगे दवाई को डीप IM, तीसरा है चेक करेंगे चार्ट को, क्लाइंट को एलर्जी तो नहीं है, और लास्ट है परफॉर्म करेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन को डिटरमाइन डोजेज ड्यू। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको लगाना क्या है, एट्रोपिन दवाई देना है। तो क्या इंपॉर्टेंट चीज है देखिएगा, एट्रोपिन की जो डोज रहती है वो नॉर्मली 1 to
मिलीग्राम इतनी ही डोज दी जाती है प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन के रूप में, है ना। मैक्सिमम इसको 0.4 और 0.5 तक, लेकिन इनिशियली 0.1 to 0.2 मिलीग्राम, और यहाँ पे दी हुई है पूरा 2 मिलीग्राम, जो कि बहुत ज्यादा रोल है। ये वेरी हाई डोज है। कैसी डोज लिख दी है? ये हाई डोज दे दी है। और हाई डोज जो है जब प्रिस्क्राइब कर दी है तो हमें पहले ऑर्डर को फिजिशियन से क्या करना पड़ेगा? क्लियरिफिकेशन लेना पड़ेगा। ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए इज द करेक्ट वन। जो डोज लिखी है फिजिशियन ने लिखी है और ये डोज बहुत ज्यादा है, हाई है, तो हमें ऑर्डर लेना पड़ेगा फिजिशियन से कि ये ज्यादा डोज है, इसको सही से ट्रीट करने का वहां पे जरूरत है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा कि आप ऑर्डर जो है उसको क्या करो? क्लियरिफाई करो। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन। चाहे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, शेयर जरूर कर दे, क्योंकि इसको देखो लाइक करो या ना करो ये कोई मैटर नहीं करता, मतलब मत करो जो भी है, मतलब आपका पर्सनल इश्यू है, लेकिन शेयर आपका पर्सनल इश्यू नहीं है। मतलब आपको शेयर करना पसंद ना हो तो भी करना पड़ेगा, क्योंकि शेयर करेंगे तो हम इंसान की मदद करेंगे। आज अगर एक से दूसरे को आप शेयर करते हैं, ये कंटेंट आपके लिए अच्छा है तो उस जिसको आप शेयर कर रहे हैं उसके लिए भी ये अच्छा है, और वो भी पढ़ के अपना बेहतरीन भविष्य निर्माण कर सकता है। और हम इंसान का जो आखिरी मकसद है जिसके लिए हम काम करते हैं, वो काम यह है कि हम एक बेहतरीन भविष्य बनाएं अपने देश के कुछ सहपाठियों का। और अगर मैं आपकी मदद कर पा रहा हूं तो आप मदद करें उन लोगों की जिनको जरूरत है इस तरीके के कंटेंट की, तो शेयर करिए। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा। टेंशन ना ले, शेयर करें बस, चिंता ना करें, शेयर करें बस। खाना खाए या ना खाए पर शेयर करें, पढ़े या ना पढ़े पर शेयर करें। ये सब करोगे, करने की आदत पड़ेगी तो सब कुछ होगा। और सिलेक्शन तो इसका एक छोटा सा रूप है। टैटवा दबा के आ जाएंगे एग्जाम का, चिंता नहीं करने का। आगे लेके चलता हूं, धाड़ मारते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन आने की जगह है एक और पीपीटी जो आपको दिख रही है, ये है कि नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। करना क्या है? प्ले स्टोर पे जाना है, टाइप करना है नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। एक 5 स्टार रेटिंग का एक ऐप दिखेगा नोबल के लोगों के साथ में, ऐप को इंस्टॉल कर देना है। और इंस्टॉल करने के अलावा उस ऐप के रेटिंग में जाके सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे देना है और अपना रिव्यू लिख देना है। इस ऐप के ऊपर बहुत सारा मैटर इन फ्यूचर हम लेके आने वाले हैं और अभी भी अवेलेबल है। एग्जाम वाइज हम मैटर ला रहे हैं, बढ़िया मैटर है। MPCHO की टेस्ट सीरीज वहां पे मिल रही है। तो जो कैंडिडेट MPCHO को अप्रोच कर रहे हैं, 1000+ इंपोर्टेंट MCQ जिनको हमने सिलेबस MPCHO के सिलेबस के पैटर्न के आधार पे कवर करने की कोशिश की है, उस टेस्ट सीरीज को अगर आप लेना चाहते हैं और एक बेहतरीन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्राइस बहुत मामूली सी है, 299। ये आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, फोन पे या गूगल पे। नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं 7272029029। रिपीट करता हूं, 7272029029। इस नंबर के ऊपर फोन पे या गूगल पे के द्वारा 299 पे करने के बाद में उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेके इसी नंबर पे भेज देना है। टीम नोबल जो कि डॉक्टर MD सर के द्वारा संचालित एक इंस्टीट्यूट है, वो आपकी टेस्ट सीरीज को एक्टिवेट कर देगी और आप उस टेस्ट सीरीज का फायदा उठा के अपना बेहतरीन भविष्य निर्माण कर सकते हो MPCHO बन के। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए थी MPCHO के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। तो आज ही अप्रोच करिए और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तुरंत फायदा उठा लीजिए नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज का। आगे लेके चलता हूं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन सेशन रैशनल के साथ में सॉल्व कर रहे हैं। अगला एक और कतई जहर क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एक क्लाइंट है जो कि एडमिट हुआ है इमरजेंसी रूम के अंदर विद ए कंप्लेन ऑफ चेस्ट पेन। चेस्ट पेन के साथ में मरीज आपको आया इमरजेंसी रूम के अंदर। फिजिशियन ने सस्पेक्ट किया कि मरीज को क्या है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन है। ये जिम्मेदारी वाली बात है, हार्ट अटैक हो गया है, MI हो गया है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया है। ऑर्डर लिखा उन्होंने कि हिपेरिन और नाइट्रोग्लिसरीन दे दो मरीज को। हिपेरिन एक एंटीकोएगुलेंट है और नाइट्रोग्लिसरीन एक वेजोडाइलेटर है, और दोनों ही दवाइयां मदद करेगी जिस मरीज को मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ। तो बढ़िया बात है, दोनों दवाई दे दो। विच होम मेडिकेशन टेकन जस्ट बिफोर एडमिशन। एडमिशन से पहले क्या घर की दवाई मरीज ने ली है? वुड नर्स रिपोर्ट टू द इमरजेंसी फिजिशियन इमीडिएटली। क्या ऐसी दवाई मरीज लेके आया है जो आप तुरंत रिपोर्ट करोगे? क्योंकि इस दवाई के साथ में अगर आपने एंटीकोएगुलेंट दैट इज हिपेरिन और आपने नाइट्रोग्लिसरीन दे दी तो कोई पंगा हो सकता है। तो ऐसी कौन सी दवाई मरीज लेके आया है वो आपको पता होते ही आप तुरंत जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इमरजेंसी समझ के रिपोर्ट करेंगे।
फर्स्ट है एसिटामिनोफेन, सेकंड है सिल्डेनाफिल, थर्ड है क्लोरडाइजेपोक्साइड और लास्ट है एसिटालोप्राम। 4 दवाइयों के नाम लिखे हुए हैं। एसिटामिनोफेन जो है ये एक तरह का एनाल्जेसिक है और कौन सी कैटेगरी है? नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक। कौन सा ग्रुप है? नॉन ओपियोइड्स एनाल्जेसिक के अंदर आता है। एनाल्जेसिक के अंदर आता है ये दवाई, और दवाई का क्या नाम है? एसिटामिनोफेन। ये दवाई जो है वो हिपेटोटॉक्सिक होती है, लीवर को टॉक्सिसिटी करती है, हिपेटोटॉक्सिक होती है ये ड्रग। कैसी होती है? हिपेटोटॉक्सिक। नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक है एसिटामिनोफेन। एक दवाई यहाँ पे लिखी हुई है सिल्डेनाफिल, हार्ट फेलियर के मरीज में काम में लेते हैं, वायग्रा के नाम से आती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए भी इसको यूज किया जाता है। और ये दवाई जो होती है ये रिएक्ट करती है, इंटरेक्ट करती है नाइट्रोग्लिसरीन के साथ में, नाइट्रोग्लिसरीन के इफेक्ट को नहीं होने देती है, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे बी बनेगा। सिल्डेनाफिल दवाई जो होती है वो यहाँ पे अगर मरीज लेके आया है तो हमें तुरंत रिपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये दवाई इंटरेक्ट करेगी, तो बी इज द करेक्ट वन। क्लोरडाइजेपोक्साइड एक मसल रिलैक्सेंट है जिसका रोल यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है। और एसिटामिनोप्राम जो है एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है और ये दवाई का भी यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्लाइंट इज टू अंडरगो ए बोन मैरो एस्पिरेशन। कहां जा रहा है मरीज? बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए जा रहा है ना, बोन मैरो एस्पिरेशन कर रहे हो। द नर्स प्लान टू इंक्लूड विच स्टेटमेंट इन द क्लाइंट्स प्रिपरेशन। क्लाइंट की प्रिपरेशन में कौन सा स्टेटमेंट आप प्लान करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है यू विल बी सिटिंग ऑन द साइड ऑफ द बेड ड्यूरिंग द प्रोसीजर। प्रोसीजर के दौरान साइड ऑफ द बेड सिटिंग पोजीशन के अंदर आपको बैठना है। बिल्कुल खोटा जवाब है क्योंकि बोन मैरो एस्पिरेशन प्रोसीजर के दौरान ये पोजीशन काम में नहीं ली जाती है। प्रोन पोजीशन लेते हैं ज्यादातर, साइट जो होती है वो सुपीरियर इलियक क्रस्ट वाला साइट होता है तो प्रोन पोजीशन यूज किया जाता है। पोर्शन ऑफ द प्रोसीजर विल कॉज पेन एंड डिस्कम्फर्ट। ये बात बिल्कुल सही है। बोन मैरो एस्पिरेशन जब करते हैं तो ये एक पेनफुल प्रोसीजर है, लोकल एनेस्थेटिक भी काम में लेते हैं, लेकिन मरीज को बोलते हैं कि प्रोसीजर जो है उसमें पेन और डिस्कम्फर्ट होता है। बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये प्रोसीजर जब हम कैरिड आउट करेंगे तब आपको दर्द होगा, आपको डिस्कम्फर्ट होगा, ये बात बिल्कुल सत्य है। अगला कह रहा है यू विल बी गिव सम मेडिकेशन टू कॉज एमनेशिया ऑफ द टेस्ट। ये खोटा जवाब है। कोई भी एमनेशिया वाली दवाई नहीं दी जाती है। एमनेशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी, भूलने का प्रोसेस, तो ये कोई भूलने वाली दवाई यहाँ पे कोई यूज नहीं की जाती है। लोकल एनेस्थेटिक जरूर काम में लिया जाता है, तो ये भी खोटा स्टेटमेंट है। और लास्ट है यू विल नॉट बी एबल टू ड्रिंक फ्लूइड फॉर 24 आवर्स बिफोर द स्टडी। ये भी गलत है क्योंकि इसका संबंध कोई एनपीओ रखने का नहीं है और 24 घंटे एनपीओ का कोई संबंध नहीं है। लोकल में हम बोन मैरो एस्पिरेशन प्रोसीजर को कैरिड आउट करते हैं। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तीनों ही खोटे जवाब है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि ये पेनफुल और थोड़ा डिस्कम्फर्ट वाला प्रोसीजर जरूर है, तो ये प्रॉब्लम तो आपको होगी, बाकी कोई इस तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होती है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्लाइंट इज शेड्यूल फॉर सर्जिकल रिपेयर ऑफ एन एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म। सर्जिकल रिपेयर कर रहे हैं मरीज का, और क्या रिपेयर कर रहे हो आप? एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म रिपेयर कर रहे हो। एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म ये रिपेयर कर रहे हो आप सर्जिकली। कौन सा स्टेटमेंट मोस्ट क्रूशियल स्टेटमेंट है ड्यूरिंग द प्री ऑपरेटिव पीरियड? प्री ऑपरेटिव पीरियड के दौरान कौन सा क्रूशियल और सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी रहेगा, एक्शन रहेगा, असेसमेंट रहेगा? फर्स्ट है असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट्स लेवल ऑफ एंजाइटी, दूसरा है इवेल्युएशन ऑफ क्लाइंट्स एक्सरसाइज टॉलरेंस, तीसरा है आइडेंटिफाई द पेरिफेरल पल्स, और लास्ट है असेसमेंट ऑफ वोवल साउंड एंड एक्टिविटी। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए। एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म का सर्जिकल रिपेयर आपने किया तो कौन सा असेसमेंट जो है वो मोस्ट क्रूशियल रहेगा ड्यूरिंग द प्री ऑपरेटिव पीरियड? प्री ऑपरेटिव पीरियड के दौरान सबसे क्रूशियल असेसमेंट क्या रहेगा? फटाफट से जवाब लिखिएगा। प्री ऑपरेटिव पीरियड में सबसे क्रूशियल असेसमेंट जब आप एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म जो है उसके रिपेयरमेंट के लिए जा रहे हैं, क्रूशियल असेसमेंट हमेशा देखिएगा। एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म है तो आपको सर्कुलेशन ही देखना पड़ेगा, और 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जो सर्कुलेशन के बारे में बताता है। एक ही ऑप्शन है जो सर्कुलेशन के बारे में बताता है, और वो ऑप्शन है सी, कि आप आइडेंटिफाई करो पेरिफेरल पल्सेज को कि वो प्रेजेंट है या नहीं। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
क्योंकि ये सर्कुलेशन के बारे में बता रहा है। एंजाइटी का लेवल, एक्सरसाइज की टॉलरेंस या बोवल साउंड का असेसमेंट यहाँ पे बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म एक वेस्कुलर प्रॉब्लम है और वेस्कुलर के संबंधित प्रॉब्लम को ही असेस करना है, और ये असेसमेंट होता है पेरिफेरल पल्स का। तो सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, क्योंकि ये कंसेप्ट यहाँ पे नहीं बनेगा। सी बिल्कुल सही कंसेप्ट है। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच ऑफ दी फॉलोइंग डिसएरिथमियाज। डिसएरिथमियाज मतलब रिदम हार्ट का सही नहीं है, दैट इज डिसएरिथमियाज। चारों ही डिसएरिथमियाज दिए हुए देखिएगा, ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर एप्टोबीट या सिक्स साइनस सिंड्रोम, चारों ही एक तरह के डिसएरिथमियाज है। तो कौन सा डिसएरिथमियाज जो है वो मोस्ट लाइकली अकर ड्यूरिंग सक्शनिंग। अगर आप मरीज का सक्शन करते हैं, है ना, कोई भी सक्शन करते हैं, तो नॉर्मली हम कहते हैं कि सक्शन को जो है वो 10 सेकंड से ज्यादा नहीं करना होता है। 10 सेकंड से ज्यादा नहीं करना होता है। सक्शन करते समय या करने से पहले मरीज को हाइपर वेंटिलेट कर दो, उसका ऑक्सीजन का लेवल 100% कर दो, फिर सक्शन करो, और वो सक्शन 10 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका क्या इंपॉर्टेंट रीजन है कि जब आप सक्शन लॉन्ग लास्टिंग करेंगे, 10 सेकंड से ज्यादा अगर आप सक्शन करते हैं, तो सक्शन करते समय मरीज को वेगल स्टिमुलेशन होता है। कौन सा स्टिमुलेशन होता है? वेगल स्टिमुलेशन। और वेगस नर्व जो है ये एक तरह की पैरासिम्पैथेटिक नर्व है। कौन सी नर्व है? पैरासिम्पैथेटिक नर्व, जो पैरासिम्पैथेटिक का काम करती है, जीआई सिस्टम को तो फास्ट करती है, जीआई को तो क्या करती है? फास्ट करती है, और रिमेनिंग सारे बॉडी के सिस्टम को क्या करती है? स्लो करती है। तो जब ये स्लो करेगी हार्ट को, तो मरीज में क्या हो जाएगा? ब्रेडिकार्डिया। जब ये हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी को स्लो करेगी, ऑक्सीजन का कंटेंट कम करेगी, तो मरीज को क्या होगा? हाइपोक्सिया। और जब ब्लड में हाइपोक्सिया होगा तो डेफिनेटली ब्रेडिकार्डिया होता है। तो स्लो करती है सिस्टम को, हार्ट को स्लो करती है, वेगल स्टिमुलेशन का मरीज में क्या देखने को मिलता है? ब्रेडिकार्डिया। तो ये ब्रेडिकार्डिया ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ब्रेडिकार्डिया ना हो इसके लिए आपको वेगल स्टिमुलेशन को अवॉइड करना है, इसके लिए आपको सक्शन को लॉन्ग लास्टिंग नहीं करना है। तो पेरिफेरल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा, हार्ट रेट स्लो वहां पे नहीं होगी। तो ए यहाँ पे आंसर बनेगा अभी तो, कि वेगल स्टिमुलेशन की वजह से मरीज को क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। अगर कुछ अच्छा सीख रहे हो, कंसेप्चुअल चीजें सीख रहे हो, तो प्रेस द लाइक बटन। चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, चैनल को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूले। अगर शेयर करने का मन ना हो तो भी शेयर करें, क्योंकि अच्छा इंसान की एक ही तरीका कि इंसान की मदद करना। मदद के लिए बने हो, मदद जरूर करिएगा साहब, ये पर्सनल राय है मेरी आपसे। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एमपीसीएचओ की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऐप के ऊपर। करना क्या है? ऐप को इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट लेके आया है एमपीसीएचओ के सिलेबस के पैटर्न के ऊपर बेस टेस्ट सीरीज, जिसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल स्टडी करवाई जा रही है। 1000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस वहां पे है। तो आपको करना क्या है? ऐप को इंस्टॉल कर देना है, उसके बाद में आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। ओनली 299 रुपए का एक ऑनलाइन पेमेंट है, जो कि फोन पे या गूगल पे कर सकते हो। नंबर है 7272029029। नंबर रिपीट करता हूं, 7272029029। इस नंबर के ऊपर फोन पे गूगल पे कर दीजिए 299, और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर दीजिए। तो नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की टेक्निकल टीम के द्वारा आपकी टेस्ट सीरीज को एक्टिवेट कर दिया जाएगा, और आप टेस्ट सीरीज असेस कर सकते हो और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हो। ये टेस्ट सीरीज न केवल आपको ज्ञान को बढ़ाने में मदद करेगी, बल्कि ये ऐप जहां पे आप टेस्ट सीरीज अटेंड करोगे, इसका पैटर्न हूबहू ऑनलाइन जो एग्जाम होते हैं उस पैटर्न के जैसा बनाया गया है, ताकि आपकी एक मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस हो जाए, और इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी एग्जाम की सारी घबराहट गायब हो जाएगी, और आप बेहतर तरीके से अपने एग्जाम को हैंडल कर पाओगे, बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर पाओगे। तो इंतजार किस बात का, आज ही अप्रोच करिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट को, टेस्ट सीरीज को अप्रोच करिए, और अपने जो है फ्यूचर को अच्छा बनाने के अंदर लग जाइए। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर टेस्ट सीरीज के अलावा थ्योरी लेक्चर भी अवेलेबल है। तो आप चाहो तो थ्योरी लेक्चर को भी अटेंड कर सकते हो। एमपीसीएचओ का पूरा थ्योरी कोर्स अवेलेबल है। उसके लिए आप कॉल करें 9602361915। रिपीट करता हूं 9602361915। तो आज के लिए इतना ही।
नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट से अगर आप ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी करना चाहते हैं तो अप्रोच करिए लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर, नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, जहां पे करवाई जाती है नॉट सेट ESIC के पैटर्न पे कंसेप्चुअल स्टडी के साथ में MCQ सॉल्यूशन। और ये कोर्स जो है वो 6 मंथ का रहता है, 30 के 30 दिन क्लास रहती है। हर मंडे को मेगा टेस्ट का आयोजन किया जाता है। तो आज ही अप्रोच करिए और अपने आप को ज्ञान से भर दीजिए ताकि आप किसी भी एग्जाम का टैटवा दबाने के लिए अपने आप को काबिल बना सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें। भगवान कृष्ण ने कहा है सारथी बने स्वार्थी ना बने, तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आप बेहतरीन सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर है। मिलेंगे दोबारा एक नए MCQ सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल MCQ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।